Hey everyone, this is me सुमी झा and welcome back to my YouTube channel Violin Learning Classes. Guys, आज हम करने वाले हैं मेटाफिजिकल पोएट्री पर डिस्कशन, यानी कि मेटाफिजिकल पोएट्री होती क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसके कितने पोएट्स हैं, कैसी पोएम्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंक्लूजन क्या है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग चीज़ें जो है हम इस वीडियो में डन करने वाले हैं। साथ में अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी टाइप की वीडियोज़ जो हैं आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे छोटी सी डेफिनेशन इसके बारे में। वैसे तो मैंने फुली नोट बना के रखा है, आपको कैमरे पे शो हो रहा होगा, वीडियो में शो हो रहा होगा, लेकिन सबसे पहले हम छोटी सी चीजें इसके बारे में जान लेते हैं कि मेटाफिजिकल पोएट्री होती क्या है। ठीक है, मेटाफिजिकली पोएट्री आखिरकार है क्या। एक्चुअली में जब एलिजाबेथन एज ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी और जैकोबिन एज शुरू हो रही थी, उस वक्त का या उस बीच में कुछ जो टाइम आया था, उस टाइम में कुछ पोएट्स थे। ठीक है, कौन कौन? जॉन डन, एंड्रयू मार्वल, जॉर्ज हर्बर्ट। ठीक है, ये सब जो पोएट थे बहुत इंटेलिजेंट पोएट थे, बहुत एजुकेटेड पोएट थे। उन्होंने कुछ पोएट्रीज लिखी थी। ठीक है, उनकी पोएट्रीज में कुछ विथ था, कुछ दम था। ठीक है, बहुत इंटेलिजेंसी से उन्होंने वो पोएट्री लिखी थी। वो पोएट्री आखिरकार थी कौन सी? वो मेटाफिजिकल पोएट्री थी। लेकिन जब वो लिख रहे थे तो उनको पता नहीं था कि वो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। ठीक है, जब वो इस दुनिया में थे, जब वो वर्क्स कर रहे थे, उस टाइम वो नहीं जानते थे कि वो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। लेकिन उनके इस दुनिया से जाने के बाद, गुजरने के बाद, एक ऐसा पोएट था जिसने ये छान लगाया, ये पता लगाया कि ये जिस टाइप की पोएट्स लिखते, जिस टाइप की पोएम्स लिखते थे, जिस टाइप की पोएट्रीज लिखते थे, वो कुछ नहीं, वो मेटाफिजिकल पोएट्री थी। इसका मतलब ये है कि जब वो इस दुनिया में थे तब उनको पता ही नहीं था कि वो किस टाइप के पोएट्स हैं। लेकिन जब वो इस दुनिया से चले गए, देन पता चला कि ये जो पोएम्स इन्होंने लिखी हैं, वो पोएट्स जो थे वो मेटाफिजिकल पोएट्स थे। तो जब इन्होंने अपना वर्क शुरू किया उस टाइम में, उस सेंचुरी में जब इन्होंने अपना वर्क काम करना शुरू किया, पोएम्स लिखना शुरू किया, पोएट्रीज लिखना शुरू किया, तो इन्होंने क्या किया? उस टाइम उस पोएम्स को, उस पोएट्री को पब्लिश किया ही नहीं लोगों के सामने। जस्ट उन्होंने वर्क किया, जो उनको लगा, जैसा उनको पोएम लिखनी थी, उस पोएट्स ने वैसा पोएम उस टाइम लिखा, वैसी पोएट्री लिखी, बट उन्होंने पब्लिश किया ही नहीं। बट उनके जाने के बाद जब उस दुनिया से गुजर गए वो पोएट्स, ठीक है, तब वो चीजें जो है वो पब्लिश होनी शुरू हुई। और कैसे हुआ, कब हुआ, वो हम इस नोट्स में जानेंगे। इस नोट्स में एवरीथिंग प्रॉपर्ली जो है वो डन है। तो हम अच्छे से पहले ये नोट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद हम समझेंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से आप अगर एग्जाम में लिख के आते हैं तो आई एम डैम श्योर कि यू विल गेट फुल मार्क्स ऑन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आपने हेडिंग डालनी है मेटाफिजिकल पोएट्री। ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में हम जानने वाले हैं ना इस वीडियो में। तो मेटाफिजिकल पोएट्री इज अ जेनर ऑफ पोएट्री दैट डील विद डीप एंड प्रोफाउंड सब्जेक्ट्स लाइक स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन एक्सेट्रा। तो मेटाफिजिकल पोएट्री जो है वो जेनर पोएट्री है। वो किस चीज के साथ वो किस चीज के साथ डील करती है? वो डील करती है गहराइयों के साथ, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के साथ, रिलीजन के साथ, धर्मों के साथ, ठीक है, इन सब जैसे चीजों के साथ वो डील करती है। It is a highly intellectual form of poetry and present the world to its reader in a different ways. तो इस पोएम में क्या होता है ना कि मतलब वो अपने तरफ से चीजें जो बताते हैं, वो ऐसा नहीं कि वो किसी जो पढ़ने वाला रीडर है वो उसको उस तरीके से समझ आए। रीडर समझता उसको कैसे है? अपने वे से। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दूं, अभी नहीं समझ आ रहा होगा, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे हमारे घर में पोछा लगा है, ठीक है, तो अब उसके नजरिए पर डिपेंड करता है, सामने वाले के नजरिए के ऊपर, कि उसको क्या लगता है, घर में पोछा लगा है या घर पूरा पानी से गीला है, या वो चल रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ हमारे फुटप्रिंट हो रहे हैं, यानी हमारे पैरों के निशान आ रहे हैं, या उसको चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, या उसको घर साफ दिख रहा है। ठीक है, सामने वाले ने तो क्या काम किया है? सिर्फ पोछा लगाया है, बट देखने वाले का नजरिया है कि वो उसको साफ लग रहा है, उसको गीला लग रहा है, उसके फुटप्रिंट्स आ रहे हैं, उसको क्या लग रहा है। तो इस पोएम में भी हमको इसी तरीके से लग रहा है कि हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम इस पोएम को पढ़ने के बाद हमारी सोच क्या बता रही है कि ये क्या है। ठीक है, क्या है, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या हमारी सोच है, हम इसको किस वे में ले रहे हैं। पोएम ने कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, पोएम अपने हिसाब से कुछ भी लिख रहा है और समझने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको उस चीज से क्या समझना है। सो इसमें और क्या है? इट आस्क क्वेश्चन दैट साइंस कैन नॉट आंसर। तो इसका ऐसे क्वेश्चन इस पोएट्री में हुए करते थे कि जिसका आंसर जो है वो विज्ञान के पास भी नहीं था। ठीक है, साइंस के पास भी इसका आंसर नहीं था। अब आप बोलेंगे ऐसा क्या चीज है जिसके पास साइंस का आंसर नहीं है? अब इसमें था कि ह्यूमन ब्रेन कितना सोच सकता है। पता है? किसी को नहीं पता ह्यूमन ब्रेन कितना सोच सकता है, वो बहुत सोच सकता है। उसके अलावा और सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले सकते हैं? सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं कि
अगर हम इस दुनिया में आए हैं, क्या सब कुछ पहले से ही फिक्स है? अगर हाँ, सब कुछ पहले से ही फिक्स है, तो क्या हम इस दुनिया में आके कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? तो ये सब चीजें जो है वो इस मेटाफिजिकल पोएट्री में लिखी होती थी, जिसका एक्सप्लेनेशन, जिसका आंसर जो है वो साइंस के पास भी नहीं हुआ करता था। मेटाफिजिकल पोएट्री prompts the reader to question their reality and existence. It takes one beyond the physical world and give new perspective through its imagery, wit and paradox. वही बात है कि आपके पर्सपेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है इस पोएट्री को। ये इस काइंड की पोएट्री थी जो इंसान जब पढ़ता था तो उसके पर्सपेक्शन के ऊपर वो क्या सोच सकता है वो वही अपने माइंड में लेता था। ठीक है, तो ये रही हमारी पूरी की पूरी डेफिनेशन। अब हमारे मेटाफिजिकल पोएट्स कौन थे इंग्लिश लिटरेचर के? मेटाफिजिकल पोएट्स जो थे वो था हमारा जॉन डन, एंड्रयू मार्बल, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड कैश्यू, अब्राहम काउली, थॉमस ड्रायन, जॉन कीवीलैंड, रिचर्ड ली, एडवर्ड बेनलो एंड हेनरी विन। दे ऑल आर मेटाफिजिकल पोएट। ठीक है, उस टाइम नहीं पता था कि ये मेटाफिजिकल पोएट्स हैं जब ये सब जिंदा थे, लेकिन जब ये सब इस दुनिया से चले गए उसके बाद इनको जो है एज अ मेटाफिजिकल पोएट जो है वो घोषित किया गया। और वो किसने इस बात का अंदाज लगाया वो भी हम आगे जानेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, मतलब मेटाफिजिकल पोएट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, सो नंबर 1 पे आते हैं। मेटाफिजिकल पोएट्री टॉक अबाउट डीप थिंग, गहराइयों भरी चीजों के ऊपर वो बात करता था। इट टॉक्स अबाउट सोल, लव, रिलीजन, रियलिटी एक्सेट्रा, इन सब चीजों के ऊपर बात करता था। लव, प्यार के ऊपर, धर्मों के ऊपर, रियलिटी में जो हो रही है उन चीजों के ऊपर। यू कैन नेवर बी श्योर अबाउट व्हाट इज कमिंग योर वे व्हाइल रीडिंग अ मेटाफिजिकल पोएम। तो आप श्योर नहीं है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो किस तरह की चीजें जो है वो आपके दिमाग में आएंगी या सामने वाले के दिमाग में आएगी। ठीक है, सेम बुक है, मैंने भी पढ़ी और मेरी फ्रेंड ने भी पढ़ी, तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ जो सीख मैंने उस बुक से ली या जो सीख मैंने उस पोएम से ली, जो सीख मैंने उस पोएट्री से ली, वो सीख उसको भी मिली होगी। वो उसके स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि उसके माइंड में क्या चीजें सीखने को उसको आई, उसने उस पोएम से क्या सीखा, उसने उस पोएट्री से क्या सीखा। There can be unusual philosophies and comparison that will make you think and ponder. तो वहाँ पे मेटाफिजिकल पोएट्री में क्या होता था, दो ऐसे चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता था जो रियलिटी में बहुत अजीब है, मतलब दो चीज़ जो एक दूसरे से मतलब कंपेयर हो ही नहीं सकते, ऐसे चीज़ का कंपैरिजन किया था। ठीक है, पेंसिल और वाटर, इट्स टू काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग, बट उसका कंपैरिजन कर दिया। इस तरीके से चीजें एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब है कैरेक्टरिस्टिक्स का, हम दूसरा देखते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री इज अनडिसोसिएटेड सेंसिबिलिटी, द कंपैरिजन, द कॉम्बिनेशन ऑफ फीलिंग एंड थॉट, दैट इज इमोशंस। यानी कि इस जो ये जो हमारा मेटाफिजिकल पोएट्री होती थी ना, उसमें इमोशंस बहुत ज्यादा होते थे। ये इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। नाउ थर्ड वन, another characteristic of such poetry is that it is unclear। मतलब मेटाफिजिकल, देखो जैसे ही सबका सोच अलग अलग आ रहा है तो क्लियरनेस है ही नहीं। कोई चीज, हम कोई चीज पढ़ रहे हैं और उसका सब स्टूडेंट का सेम जवाब है, तो इसका मतलब क्या है, वो क्लियर चीज है। लेकिन हर स्टूडेंट जब पढ़ रहा है और सबका अलग अलग जवाब है, इसका मतलब वो जो टॉपिक है उसमें कोई क्लियरनेस है ही नहीं। तो मेटाफिजिकल पोएट्री जो है वो अनक्लियर होती है, बिकॉज इट प्रोवाइड सच कॉम्प्लिकेटेड थीम्स। द आइडियाज ऑफ मेटाफिजिकल पोएम इज समवट नॉट डेफिनेट। तो यही है कि उसमें ऐसी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड थीम्स होते थे, आइडियाज होते थे जो डेफिनेट नहीं होते थे, लोग अपने अपने तरीके से उसको लेते थे। इट इज डिफरेंट फ्रॉम एवरी पर्सन, यही चीज लिखा है। इट डिपेंड ऑन द परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस ऑन द रीडर, ये डिपेंड करता है कि सोच क्या है सामने वाले की, पढ़ने वाले की, और एक्सपीरियंस क्या है। एवरी पर्सन विल टेक समथिंग डिफरेंट आउट द सेम पोएम बेस्ड ऑन देयर बिलीफ एंड अंडरस्टैंडिंग। तो अपने समझने की क्षमता से और अपने एक्सपीरियंस से जो इंसान को जैसा लगता था उसके माइंड में, वो उस पोएम को उस तरीके से अपने माइंड में सेट करता था कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ऐसा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। फोर्थ है मेटाफिजिकल पोएट्री इज ऑल्सो शॉर्ट। मेटाफिजिकल पोएट्री जो है वो बहुत छोटी पोएट्री थी।
It uses brief word and convey a lot of ideas in just a small number of words. बोला है कि भाई ये बहुत छोटी पोएम्स में से एक हुआ करती थी और इसमें बहुत कम वर्ड्स होते थे, बट बहुत कम वर्ड्स भी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके जाते थे. There are many maxims in these types of poetry too. John Donne introduced saying into metaphysical poetry. तो सबसे पहले ये बात मैं आपको बता दूं कि जॉन डन जो है वो सबसे बड़े पोएट थे, यानी कि जिन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्री की शुरुआत की थी. जिस टाइप का मेटाफिजिकल पोएट्री है उसको लिखने का शुरुआत किसने किया था? जॉन डन ने. बाकी उसके अलावा जो 9 अनदर पोएट्स मैंने आपको दिखाए थे इससे पहले वाले पेज में, वो सब जो थे उन्होंने फॉलो किया था जॉन डन को. ठीक है, जॉन डन जो थे वो सबसे बड़े मेटाफिजिकल पोएट थे. नाउ लास्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, द अनयूजुअल कंपैरिजन ऑफ थिंग इन पोएट्री इज वन ऑफ इट्स यूनिक एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि ये किसी भी चीजों को कंपेयर कर देता था, यूनिक से यूनिक चीजों को कंपेयर कर देना. ठीक है, किसी चीज का तालमेल ही नहीं है, उस चीजों को ये कंपेयर कर देता था. ऑल द मेटाफिजिकल हैव एबिलिटी फॉर अनयूजुअल विद द कंपैरिजन, जक्सटापोजिशन एंड इमेजरी. मतलब ये एक मेटाफिजिकल पोएट में नहीं था, ये जितने भी मेटाफिजिकल पोएट थे ना उसका यही सबसे पहला जो इंटरेस्टिंग काम होता था वो यही था कि दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर करना जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है. क्या दीज अनयूजुअल कंपैरिजन आर मेटाफिजिकल कंसीट्स. तो ये अनयूजुअल कंपैरिजन को बोलते क्या है? मेटाफिजिकल कंसीट्स. सम मेटाफिजिकल पोएम्स आर, अब हम बात करते हैं कुछ मेटाफिजिकल पोएम्स के बारे में. द सनराइजिंग जिसको लिखा है जॉन डन ने, द कॉलर जिसको लिखा है जॉर्ज हर्बर्ट ने, एंड द डेफिनेशन ऑफ लव जिसको लिखा है एंड्रयू मार्बल एक्सेट्रा. ठीक है, ये सब बहुत सारे पोएम्स हैं जिसको किसी ना किसी पोएट्स ने लिखा है और बहुत सारे हमारे पास मेटाफिजिकल पोएट्री है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ 3 को लिया है, द मोस्ट टॉप पोएट्री. अब जो है हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन. देखो हेडिंग बिल्कुल इसी तरीके से आपने पेपर में अटेम्प्ट करना है. ठीक है, यू विल गेट गुड मार्क्स अगर आप इस तरीके से ही अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम को. अब है द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स टू इंग्लिश लिटरेचर. अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने क्या योगदान दिया है इंग्लिश लिटरेचर में. द मेटाफिजिकल पोएट इनरिच्ड इंग्लिश लिटरेचर विद बेस्ट रिलीजियस पोएट्री. जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वेन, थॉमस ट्राहेन, ये सब जितने भी पोएट्स हैं आर द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग द रिलीजियस. ठीक है, ये देखो ये जितने भी पोएट्स हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया है, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है इंग्लिश लिटरेचर में. किसके जरिए? मेटाफिजिकल पोएट्री के जरिए. ठीक है, क्या करके? बेस्ट रिलीजियस पोएट्री देकर. ठीक है, धर्मों के ऊपर पोएट्री देकर और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पोएट्री देकर इन्होंने जो है वो इंग्लिश लिटरेचर को स्ट्रॉन्ग बनाया है. ठीक है, और ये जो है ये मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग द रिलीजियस पोएट में से एक है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में. अब है हमारा सेकंड पॉइंट, मेटाफिजिकल पोएट्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द फील्ड ऑफ लव पोएट्री. इन्होंने प्यार भरी पोएट्रीज भी दी हैं, प्यार भरे पोएम्स भी दिए हैं, मतलब कविताएं भी दी हैं. देयर कंट्रीब्यूशन इन लव इज क्वाइट कंसिडरेबल एंड होल्ड एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. इस पोएम्स को देखकर इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान जो है वो अपना इंग्लिश लिटरेचर में जो है वो बना लिया है. नाउ अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ द वर्ड मेटाफिजिकल पोएट्री का. इसमें आपको पता चलेगा कि किसने ये मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में छानबीन की कि ये जो है ये मेटाफिजिकल पोएट्स हैं. ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार. इन द बुक लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट जो कि 1179 से 1781 तक की थी, द ऑथर सैमुअल जॉनसन मेड द फर्स्ट यूज ऑफ द वर्ड मेटाफिजिकल पोएट्री. अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन थोड़ा अच्छे से करती हूँ, लिखा ना भी हो फिर भी अच्छे से करती हूँ. एक्चुअल में क्या हुआ था, ये जो हमारे सैमुअल जॉनसन है ना, ये भी पोएट हैं. ठीक है, इन्होंने एक टाइम पे पोएम लिखी. ठीक है, तो उस पोएम, ये बहुत फेमस पोएम थी उनकी, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट. इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 52 पोएट्स के बारे में डिस्कशन किया था. जब इन्होंने 52 पोएट्स के बारे में डिस्कशन किया तो उसमें वो 10 पोएट्स भी थे जो हमारे मेटाफिजिकल पोएट्स थे. याद है कौन कौन से 10? हमारे जॉन डन, एंड्रयू मार्बल, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये सब पोएट्स के भी उन्होंने जो है उस टाइम उसमें यूज किया, उन सब के बारे में भी बताया. तो जब उन सब के बारे में बताया और उन सब की लाइफ के पोएम्स को देखा, देन इन्होंने फाइंड किया कि ये जो है ये तो हमारे मेटाफिजिकल पोएट्स थे, क्योंकि ये जो है ये बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड पे
लिखते थे। ठीक है, मेटा का मीन्स होता है बियॉन्ड एंड फिजिकल का मीन्स होता है द फिजिकल वर्ल्ड। तो इनको तब पता चला कि ये जो है वो मेटाफिजिकल पोएट्स थे। तो इन्होंने सबके बारे में थोड़ा बायोग्राफी के टाइप का लिखना शुरू किया। जॉन डन के बारे में भी लिखा, एंड्रयू मार्बल के बारे में भी लिखा, सभी पोएट्स के बारे में इन्होंने थोड़ा डेफिनेशन लिखना शुरू किया कि उनके लाइफ के बारे में बताया, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताया। लेकिन जब इन्होंने ये गए उसके ऊपर, किसके ऊपर, एक और पोएट के ऊपर, अब्राहम काउली के ऊपर, तब उस वाले डेफिनेशन में इन्होंने यूज किस शब्द का किया, मेटाफिजिकल वर्ड का। तो ये मेटाफिजिकल वर्ड तब निकला था जब ये हमारे अब्राहम काउली के बारे में बता रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं, ही यूज द टर्म मेटाफिजिकल पोएट टू डेफिन अ लूज ग्रुप ऑफ द पोएट ऑफ 17th सेंचुरी की बात हो रही है। द ग्रुप वॉज नॉट फॉर्मल एंड द मोस्ट ऑफ द पोएट पुट इन दिस कैटेगरी डिड नॉट नो और रीड ईच अदर्स राइटिंग। दिस ग्रुप्स मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट कौन कौन थे, जॉन डन, एंड्रयू मार्बल, अब्राहम काउली। जो अब्राहम काउली के बारे में मैं बात कर रही थी वो यही है। इनके डेफिनेशन में हमको पता चला था कि ये सब मेटाफिजिकल पोएट हैं। ठीक है, तो ही नोटेड इन हिज राइटिंग एंड ऑल, बस यही सब पोएट्स के नाम आपको अगेन जो है वो रिपीटेड कर लिए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। लास्ट में आ गया आपका कंक्लूजन। मेटाफिजिकल पोएट्री इज टू बी रीड विद एन ओपन माइंड। अब देखो, कंक्लूजन का मतलब होता है लास्ट में हम इसके बारे में सोचेंगे, इसके बेनिफिट्स भी क्या रहे हमारे इंग्लिश लिटरेचर में, कि मेटाफिजिकल पोएट्री जो है वो ओपन माइंड से रीड किया जाता है। ठीक है, खुले दिमाग से रीड किया जाता है। इट इज नॉट पर्पसली ट्राइंग टू कन्वीनियंस, मतलब रीडर को ना कन्वेंस नहीं किया जाता इस पोएट्री में कि ये ऐसा है। हम कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो हमको अगर वो निश्चित रूप में डेफिनेट होता है तो हम उसको उसी के तरीके से हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन ये पोएम ऐसा पोएम था कि हम अपने अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, हम अपना माइंड यूज कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, अपना अपना परसेप्शन है, अपना अपना एक्सपीरियंस है, उस अकॉर्डिंग जो है वो हर कोई इंसान सोच रहा है। तो किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला जा रहा है। ठीक है, अब है मेटाफिजिकल पोएट्स आर हाईली इंटेलेक्चुअल एंड पीपल ऑफ लर्निंग रीडर्स माइंड्स ओपन अप। मेटाफिजिकल पोएट्री के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, रीडर्स अपना माइंड को खोल रहे हैं, अपना थिंकिंग करने का जो एरिया है उसको डेवलप कर रहे हैं, उसको एक्सपैंड कर रहे हैं और सब कुछ अच्छे से सोच विचार करके ये पोएम पढ़ रहे हैं। किसी का कोई कन्वेंस नहीं कर पा रहा इस पोएम के जरिए। ऐसा नहीं हो रहा कि पोएम हमको जो है अपने अकॉर्डिंग ढाल रही है, हम पोएम को अपने अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से हमने मेटाफिजिकल पोएट्री को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की इंग्लिश लिटरेचर की वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी और इस वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। ठीक है, साथ में अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको यहाँ पे पीडीएफ जो है व्हाट्सएप पे प्रोवाइड हो जाएगी। और इस टॉपिक पे अगर और डिस्कशन करनी है तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हालांकि व्हाट्सएप के साथ साथ आप मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग विद वाया लर्निंग क्लासेस।